आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ और प्रिंसिपल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ग्रीन केमिस्ट्री के 4 प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया था। तो आइए देखते हैं 5वां प्रिंसिपल और उसके आगे वाले प्रिंसिपल्स। 4th प्रिंसिपल तक हम कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, और शुरू करते हैं हम आज 5वें प्रिंसिपल से, दैट इज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। देखिए, किसी भी रिएक्शन में हम जो उत्पाद प्राप्त करना चाहते हैं उस रिएक्शन के दौरान भी हम कई तरह के सॉल्वेंट्स या विलायकों का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है उसको माध्यम रिएक्शन मीडियम से निकालने के लिए और प्यूरिफिकेशन के लिए सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम कई प्रकार के सेपरेटिंग एजेंट्स और सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ऐसे सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम टॉक्सिक हों और एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करें। यहाँ कुछ लिस्ट दिए हुए हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए यानी इकोसिस्टम के लिए और उसमें रहने वाले प्राणियों के लिए, चाहे वो मैन हो, ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स वगैरह हो, किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं हो, यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। सूटेबल सॉल्वेंट्स ये सारे हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आप याद रखें तो बेहतर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में MCQs में कई बार ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से सूटेबल सॉल्वेंट लिया जा सकता है, ग्रीन सॉल्वेंट हो सकता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये अनडिज़ायरेबल सॉल्वेंट्स के नाम हैं, यानी ये हार्मफुल हैं, टॉक्सिक है, और इन दोनों के बीच की स्थिति इन यूजेबल सॉल्वेंट्स की है जो टॉक्सिक हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं और इनको यूज़ किया जा सकता है। तो आपको इनके नाम जो है ध्यान रखने हैं। यहाँ कुछ और यहाँ डिफरेंट क्लास ऑफ सॉल्वेंट्स यहाँ पर दिखाया हुआ है। जो यहाँ पर रिकमेंडेड है उसका मतलब वो सेफ़ सॉल्वेंट्स हैं, ग्रीन सॉल्वेंट्स हैं, और जैसे हैज़र्डस लिखा हुआ है यानी वो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लमेटिक जो है वो पीले रंग से दिखाए गए हैं, और उसका मतलब ये है कि ऐसे वाले सॉल्वेंट्स प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उतने ज़्यादा टॉक्सिक नहीं हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। तो हमें जो रिएक्शन है, जो ग्रीन रिएक्शन ऐसा होगा जो ना तो बहुत कम टेम्परेचर पे और प्रेशर पे हो, ना हाई टेम्परेचर प्रेशर पे हो, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के लिए एनर्जी को वेस्ट का इस्तेमाल होता है, और इससे हमारा जो फ्यूल है उस का कंजम्पशन बढ़ जाता है, और जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का है वो होता है। तो एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पे ही रिएक्शन हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। इंडस्ट्री, अगर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ग्रीन प्रैक्टिसेस एनर्जी के डिज़ाइन का, एनर्जी एफिशिएंसी का क्या हो सकता है, वो ये कि जब रिएक्शन किया जाए उसमें इंसुलेशन जो इक्विपमेंट्स की है वो बढ़िया रहे, ताकि हीट लॉस या हीट गेन जो कि रिएक्शन को मददगार नहीं होगी या रिएक्शन को अफेक्ट करेगी, तो इस तरह का हीट लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए, यानी इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए इक्विपमेंट की। यूजिंग केमिकल वेस्ट एज फ्यूल्स वेर एवर इट इज़ सेफ़। तो जहाँ जो केमिकल वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर उन बाई प्रोडक्ट्स का हम फ्यूल बना सकते हैं तो जला के या उससे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, तो उन वेस्ट मटेरियल को, केमिकल वेस्ट को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए केमिकल इंडस्ट्री में। तो उसे ग्रीन रिएक्शन या ग्रीन प्रैक्टिस कहा जा सकता है, या कह सकते हैं डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट है चूजिंग रिएक्शन पाथवेज एंड कैटलिस्ट इन सच अ वे दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर लोअर। ये बात हमारे पहले जो पॉइंट्स हैं उनमें भी आई थी कि हमें इस तरह के रिएक्शन पाथवे, इस तरह के रिएक्शंस के स्टेप्स यूज़ करने चाहिए, और कैटलिस्ट को इस प्रकार, ऐसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए कि एक्स्ट्रा एनर्जी देने या एनर्जी और प्रेशर के कंडीशंस हमें नहीं रखने पड़े। टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे हों, ऐसे हमें रिएक्शन पाथवे और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए अभिक्रिया के दौरान, रिएक्शन के दौरान, ताकि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट या इच्छित उत्पाद प्राप्त कर सकें।
Reactions should be run at room temperature and pressure to minimize energy requirement. तो एनर्जी एक्स्ट्रा जो यूज़ हो ऐसा नहीं हो, इसलिए रूम टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन को होना चाहिए, क्योंकि करवाना चाहिए, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए या इस तरह के रास्ते हमें निकालने चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। कुछ जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो CHP यानी कंबाइंड हीट और पावर प्लांट्स होते हैं, यानी जो हीट यूज़ हो रही है उसके दौरान अगर हीट वेस्ट हो रही है, रेसिड्यू फ्यूल रह रहा है, तो उससे पावर प्लांट में भी यूज़ कर सकें, और इससे जो हीट लॉस है ट्रांसमिशन के द्वारा, उस हीट लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि उस हीट जो ट्रांसमिट आउट होती है, जिसका ट्रांसमिशन होता है, उसके द्वारा हम पावर प्लांट बना सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रीन प्रैक्टिस है या एफिशिएंट एनर्जी डिज़ाइन है। इसके अलावा कई बार हम लोगों ने कई जो क्लासिकल मेथड्स हैं उसमें रिएक्शन कई घंटों तक रिफ्लक्स किया जाता है, और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को पाने के लिए काफ़ी टाइम हीटिंग या लंबा टाइम अपने को लगता है प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए। तो उस एनर्जी और टाइम को मिनिमाइज़ हम यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड माइक्रोवेव फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, तो अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है कि वाटर को अगर हमने अल्ट्रासाउंड दिया एक निश्चित टाइम में कंडीशन में, तो फिर उसके रेडिकल्स बन सकते हैं, जो कि काफ़ी एक ग्रीन प्रैक्टिस है, और आसानी से कई रिएक्शंस बहुत कम टाइम में कम टेम्परेचर में हो सकते हैं। जैसे कि हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें हमें अगर ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, सिंपल हमने कंपाउंड लिया, अल्ट्रासाउंड में इसको रखा और वाटर के प्रेजेंस में रखा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यूज़ किया, तो वाटर ग्रीन सॉल्वेंट है, उससे ये रेडिकल बना, और ऑक्सीजन भी ग्रीन रिएजेंट है, तो इससे हम अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कम समय के अंदर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और कम एनर्जी के द्वारा, यानी एनर्जी एफिशिएंट रिएक्शन ये होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रेट्स ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज एज कम्पेयर टू क्लासिकल मेथड। ये टी एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसको इग्नोर कीजिए। तो क्लासिकल ट्रेडिशनल मेथड में हम कई कई घंटे उसको गर्म करते थे, कई दिनों तक भी कई बार कुछ रिएक्शंस के प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए किया जाता था हीटिंग या रिफ्लक्सिंग। यहाँ देख सकते हैं आप RX है, और यहाँ पर ये देखिए X जो है काफ़ी वेरी X जो है BR है, और ये R जो है वो काफ़ी वेरी कर सकता है। तो कई तरह के इसमें ये ग्रुप्स या सबस्ट्रेट हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको हेक्सेन में लिया है, इसको वाटर में लिया है, और आप देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड में हम 2 से 6 घंटे में ही इस रिएक्शन को कर सकते हैं, जबकि क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड में इस प्रोडक्ट को करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग है। उसी तरह से हम अल्ट्रासाउंड और माइक्रोवेव रेडिएशंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कुछ और एग्जांपल को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि जनरली द हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी एमाइड्स इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव इवन एट रिफ्लक्स कंडीशंस। तो काफ़ी इसका जो हाइड्रोलिसिस, जो टर्शरी एमाइड है, ये देखिए, ये दिस इज टर्शरी एमाइड, इसका हाइड्रोलिसिस करना और उत्पाद को प्राप्त करना, प्रोडक्ट को प्राप्त करना एक डिफ़िकल्ट था एनर्जी वाइज, क्योंकि काफ़ी टाइम पर काफ़ी ज़्यादा समय तक रिफ्लक्स करना पड़ता था, जबकि माइक्रोवेव में आप देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में 2 mHCl के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हमको डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल सकता है। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर जैसे स्पिरिट गर्म किया है, स्पिरिट से हीटिंग की है, या फिर हम गैस का हीट करके रिफ्लक्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो यूज़ है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वो यहाँ पर मिनिमाइज़ हो गया। तो इस तरह से ये एक ग्रीन रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस आर वर एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी बाय पोलर कंपाउंड्स। तो पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो माइक्रोवेव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ये रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं।
फिशर सॉरी फिशर इंडोल सिंथेसिस, जो इस डेरिवेटिव का इंडोल डेरिवेटिव का सिंथेसिस आप देख सकते हैं माइक्रोवेव में वाटर के प्रेजेंस में 30 मिनट के अंदर हो गया है। इसमें हमने देखा कि तरह तरह के जो डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल वो भी, या सॉल्वेंट्स का जो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ग्रीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में और माइक्रोवेव के प्रेजेंस में कम समय के अंदर ही इंडोल का सिंथेसिस आसानी से हो गया है। इसके अलावा डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ इंडोल जो डेरिवेटिव्स हैं, या इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 इंडोल मतलब डी कार्बोक्सिलेशन जो इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ताकि इंडोल प्राप्त किया जा सके। उसमें भी जो है कई मेथड्स के बाद ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इससे भी हम माइक्रोवेव के प्रेजेंस में रिएक्शन को कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के अंदर सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में और इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर एक 255 डिग्री सेंटीग्रेड में केवल 20 मिनट के अंदर माइक्रोवेव में ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन का हो जाता है। तो इससे भी ये भी एक ग्रीन रिएक्शन है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। 7th प्रिंसिपल है यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीडस्टॉक्स। क्या मतलब है रीन्यूएबल फीडस्टॉक्स का? देखिए, आपने सुना होगा बायोडीज़ल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। उसमें शुगर केन या कार्बोहाइड्रेट बेस्ड या काफ़ी सारे क्रॉप्स का इस्तेमाल करके, कॉर्न का इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बनाया जाता था, और जिससे कि जो क्रॉप्स हैं वो और एनिमल फैट्स हैं, पाम ऑयल है इत्यादि, जो कि तरह तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल होता था। उसके बाद आया था 2G फ्यूल, और जिससे हम जो एग्रीकल्चर में जो बच जाता है वेस्ट, उसका इस्तेमाल करके बायोफ्यूल बनाया गया। इसी तरह से हम तरह तरह के फीड स्टॉक्स यानी स्टार्टिंग मटेरियल जो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो वेस्ट हों, जैसे हाउस होल्ड वेस्ट, खाने पीने का वेस्ट, या क्रॉप का वेस्ट, कोई भी वेस्ट में जो केमिकल्स पड़े हुए हैं उनका एक्सट्रैक्शन करें और उनका यूज़ करें, न कि जो डिप्लेटेबल फीड स्टॉक्स हैं, यानी जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल या माइनिंग से जो हमें मटेरियल प्राप्त होते हैं, उन केमिकल्स का यूज़ न करके हम एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स का या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्योंकि हम क्रॉप दोबारा जो पेड़ पौधे हैं, फल और वेजिटेबल्स के, सब्जियों के, उनको दोबारा उगा सकते हैं, या ज़्यादा लैंड में, ज़्यादा ज़मीन पे उसको उगा सकते हैं, ज़्यादा एनिमल्स को हम पाल सकते हैं, या उनकी जैसे फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे एनिमल फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से उन नेचुरल प्रोडक्ट्स में से उनका जो वेस्ट है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करें अपने मॉलिक्यूल, उनको कहते हैं हम रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। जैसे कि हम एनिमल वेस्ट से, या वेजिटेबल वेस्ट, या क्रॉप वेस्ट, या हाउस होल्ड वेस्ट, उससे मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करके पॉलीमर्स बनाएं, या दूसरे मेडिसिन्स बनाएं, या दूसरे तरह के जो भी हमें डिज़ायर्ड कंपाउंड्स हैं वो बनाएं, ना कि हम इस तरह के जो फीड स्टॉक जो डिप्लीटेबल, जो ख़त्म हो जाते हैं और इतनी आसानी से हमें नहीं वापस पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, हम उसका खनन करते चले जाएं, उसके माइनिंग करते चले जाएं, तो फिर ख़त्म हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, और फिर हमें आसानी से प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे का इस्तेमाल, ऐसे स्टॉक्स का, ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। एक देखिए, रेपसिड ऑयल एसफाल्ट रोड फॉर लॉन्गर लाइफ रोड्स। तो एसफाल्ट का जो रोड है उसको रेपसिड से ट्रीट किया गया और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आ जाती है, और लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा समय तक चलने वाला रोड वो होता है। पहले पेट्रो बेस्ड केमिकल के साथ एसफाल्ट रोड को ट्रीटमेंट
का ट्रीट किया जाता था, जबकि अब उसको जो रिन्यूएबल फीड स्टॉक यानी रेपसीड ऑयल जो वेजिटेबल बेस ऑयल है उससे ट्रीट किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने पेट्रो बेस केमिकल को हटाया, यानी डिप्लीटेबल फीड स्टॉक को हटा के उसकी जगह हमने रिन्यूएबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल किया। एक ग्रीन प्रैक्टिस है ये। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और ऑयल, प्रोटीन इत्यादि को भी हम जो एनिमल वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, तो जिन्हें हम रिन्यूएबल फीड स्टॉक कहते हैं, उनसे हम यूज़ कर सकते हैं तरह तरह के कंपाउंड्स को बनाने के लिए। इसी तरह से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम तरह तरह के फीड स्टॉक से प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को भी हम ओमेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोपिलीन ऑक्साइड एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसका कि हम पॉलीयूरेथेन और पॉलिस्टर के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और इसको हम फैटी एसिड फीड स्टॉक से इसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पहले हम नहीं करते थे। तो ये कुछ ग्रीन प्रैक्टिसेस के एग्जांपल्स हैं जो इस ग्रीन कलर के बॉक्स में दिखाए गए हैं। यहाँ वही 2G और 2G 3G जो बायोफ्यूल्स है उनका यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, और इसी तरह से तरह तरह के हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो वेस्ट बायोमास है उसमें से हम जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे मॉलिक्यूल्स के या सबस्ट्रेट के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड इत्यादि दूसरे कंपाउंड्स को हम निकाल सकते हैं, न केवल बायोफ्यूल के लिए बल्कि दूसरे तरह के इंडस्ट्री के लिए भी हम उनको एज स्टार्टिंग मटेरियल या सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। उससे पहले समझ लेते हैं इस फ्लो चार्ट को। देखिए, सन इज़ द एनर्जी गिवर, और उसी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा बायोमास बनता है, और उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वेजिटेबल ऑयल, स्टार्च इत्यादि कई मॉलिक्यूल्स का, और फिर उसका प्रोसेसिंग करेंगे तो इस तरह के केमिकल्स जैसे ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स इत्यादि मिलते हैं। उसका फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में हमको तरह तरह के कॉस्मेटिक्स या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, पॉलीमर्स इत्यादि हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हम वेस्ट जनरेट करते हैं, वेस्ट बनता है, और अगर ये बायोमास से आया हुआ है तो ये वेस्ट बायोडिग्रेडेशन उसका आसानी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लांट्स के द्वारा एसिमुलेट करके फिर दोबारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा बायोमास में बदल जाएगा। तो ये इसमें जो वेस्ट है वो एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट ना होके, टॉक्सिक ना होके वो यूज़फुल वेस्ट बन जाता है, और वेस्ट नहीं कहना चाहिए, वो यूज़फुल मटेरियल बन जाता है, और ये ग्रीन केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल है। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ओमेगा अनसैचुरेटेड फैटी एस्टर को यहाँ पर लिया गया है, और ये ग्रीन कैटलिस्ट है। आप देख सकते हैं रुथेनियम का कैटलिस्ट है, और इससे हमें इस तरह के डिज़ायर्ड एस्टर, लॉन्ग चेन डाइएस्टर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो ये सबस्ट्रेट हैं ये ग्रीन फीड स्टॉक आप कह सकते हैं, या रिन्यूएबल फीड स्टॉक से ये प्राप्त हुआ है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, कैलेंडिक ऑयल, मेथिल एस्टर, ये है मेलिक एनहाइड्राइड। तो ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, आप देख सकते हैं ये एडक्ट बना, और रिएक्शन कौन सी हुई है? रिएक्शन हुई है Diels-Alder रिएक्शन, और ये है एडिशन का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट PRODUCT, तो प्रोडक्ट का PROD हटा के तो ये बनता है एडक्ट। एडिशन का एड और प्रोडक्ट का अक्ट यूज़ करके एडक्ट कहा जाता है, तो एडिशन प्रोडक्ट ये है। तो Diels-Alder का एडिशन प्रोडक्ट इस जो रिन्यूएबल फीड स्टॉक से, यानी ग्रीन सबस्ट्रेट है ये हमारा, उससे हमें ये एडक्ट मिला। और इस एडक्ट की खास बात ये है कि ये थैलिक एसिड एनहाइड्राइड की जगह पे इस तरह के मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल किया जा सकता है,
ताकि हम अल्काइल रेजिन का सिंथेसिस कर सकें। उससे पहले हम थैलिक एसिड जो कि पेट्रो बेस्ड केमिकल था और जो कि डिप्लीटेबल फीड स्टॉक से प्राप्त हुआ था, तो उसको प्राप्त होता था, तो उसका यूज़ यहाँ नहीं किया गया। यानी डिप्लीटेबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल के बजाय हमने रिन्यूएबल फीड स्टॉक से इस सबस्ट्रेट को प्राप्त किया, जिससे हमने इस प्रोडक्ट को प्राप्त किया। और ये रिएक्शन ग्रीन रिएक्शन है और ग्रीन प्रोडक्ट यहाँ हमको मिला है। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे स्क्रीन पे है, ये है पेट्रोसेलेनिक एसिड। ये फैटी एसिड है जो कि नेचुरली एनिमल और वेजिटेबल फैट या एनिमल और प्लांट किंगडम में आप इसको पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिएजेंट यूज़ किया है वो है ऑक्सीजन और यूज़ किया है एक ग्रीन कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट कम मात्रा में यूज़ होने वाला। और इन दोनों के प्रेजेंस में एडिपिक एसिड जो कि इम्पॉर्टेंट एसिड है इंडस्ट्रियली, और इस तरह से लॉरिक एसिड हमको मिला है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ग्रीन रिएक्शन है और जिसमें रिन्यूएबल फीड स्टॉक का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो वर्नोला ऑयल का है। वो भी इपॉक्साइड, नेचुरल इपॉक्साइड है। ये नेचुरल सोर्स से हमको मिला है, एनिमल या वेजिटेबल सोर्स से जो मिलते हैं उनको हम नेचुरल या रिन्यूएबल फीड स्टॉक कहते हैं। तो ये वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग कायरल सेंटर है और ये वेजिटेबल बेस्ड नेचुरल रिन्यूएबल फीड स्टॉक है। और इसका जैसे हम यूज़ करते हैं तो देख रहे हैं कि एजरिडीन का डेरिवेटिव हम आसानी से इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं। और यहाँ हमने वाटर का भी इस्तेमाल किया है, यहाँ इस्तेमाल किया है कैटलिस्ट का भी, और इस वजह से ये काफ़ी हद तक सबस्ट्रेट के नज़रिए से अगर हम देखें तो ये ग्रीन रिएक्शन है। और जो हमने सबस्ट्रेट यूज़ किया ये वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिड्यूस डेरिवेटिव। देखिए, कोई भी रिएक्शन करने के दौरान हम कई बार डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोटेक्शन या डिप्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्शन एक बार किया तो उसका डिप्रोटेक्शन भी हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कई स्टेप्स में प्रोटेक्शन यानी परिरक्षण और विपरिरक्षण करते हुए अपने इच्छित प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। ये जब हम ब्लॉकिंग ग्रुप्स या प्रोटेक्शन करते हैं तो कई टॉक्सिक केमिकल्स का और सॉल्वेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक या हैज़र्डस है। तो हमें कम स्टेप्स यूज़ करने चाहिए और ऐसे स्टेप्स यूज़ करने चाहिए जहाँ प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन का इस्तेमाल ना हो। तो इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाए। एंजाइम आपको मालूम है कि एनिमल प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स हैं, और ये जो है अभी जो हम बात कर रहे थे कि रिन्यूएबल फीड स्टॉक के तरह ही है ये। और इनकी ख़ास बात यह है कि एंजाइम्स की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो इस तरह की ख़ास होती है कि वो किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं सबसे ये रिएक्ट नहीं करेगा। वो किसी अपने ख़ास पोजीशन वाले फंक्शनल ग्रुप से ही इस तरह के एंजाइम्स और ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं, जो कि बड़े आकार के और कायरल कैटलिस्ट होते हैं, स्पेशल स्टीरियो केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट होते हैं, उनका अगर हमने इस्तेमाल किया तो हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन का सिंथेसिस फ्रॉम पेनिसिलिन। यहाँ पर सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक, तो पेनिसिलिन से हम इसको विदाउट प्रोटेक्टिंग ग्रुप किस तरह से सिंथेसिस करते हैं वो ये देख लेते हैं अपने स्क्रीन पे। ये देखिए, ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3 जो तरह से हम सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स का सिंथेसिस या प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो नंबर 1 और नंबर 2 पाथवे हैं उनमें आप देखिए तरह तरह के केमिकल और टेम्परेचर जो है काफ़ी
बिलो द रूम टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ किया गया है और रिएजेंट्स यूज़ किए गए हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेप है उसको हमने एंजाइम मतलब थर्ड स्टेप दिस इज़ फर्स्ट पाथवे एंड देन दिस इज़ द इसमें से सेकेंड स्टेप है एंड द अनदर पाथवे इज़ कि तीसरा जो थर्ड नंबर दिया हुआ है वो पाथवे जो है वो एंजाइम्स के द्वारा यूज़ करके किया हुआ है और सीधे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टेप्स घट जाएंगे, नंबर ऑफ़ केमिकल्स घट जाएंगे और जो एंजाइम यूज़ किया है वो इको फ्रेंडली या ग्रीन कंपाउंड या ग्रीन कैटलिस्ट का काम कर रहा है और हमें डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है वो लीस्ट पॉल्यूशन से कम पॉल्यूशन से हमें प्राप्त हो रहा है। ये देखिए जहाँ 3 लिखा हुआ है वहाँ पेन एसाइलेज ये है और वाटर इसका सॉल्वेंट है, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ये ग्रीन पाथवे है इस रिएक्शन का जहाँ पर एंजाइम का इस्तेमाल किया है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप वगैरह जो यहाँ इस्तेमाल हुए थे उन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल रिन्यूएबल मटेरियल्स। तो इसमें भी हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कैटलाइज्ड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हैं वो भी ग्रीन रिएक्शंस को फेवर करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल यूज़ किया है और सिर्फ वाटर सॉल्वेंट को यूज़ किया हुआ है। दूसरे तरह के केमिकल जो सॉल्वेंट्स हैं टॉक्सिक सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल नहीं करके हम कार्बोहाइड्रेट से हायर कार्बोहाइड्रेट बना पाए हैं और ये ट्रांजिशन मेटल जो कि वाटर के मीडियम में यूज़ किया है हमने, उसके सहायता से ही जो CC बॉन्ड्स हैं वो आसानी से यहाँ पर बन सके हैं। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूज़ ऑफ कैटलिस्ट एंड नॉट स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स। इससे पहले वाले जो हमने एग्जांपल्स किए हैं ग्रीन केमिस्ट्री या ग्रीन रिएक्शंस के, उसमें भी काफ़ी कैटलिस्ट जैसे एंजाइम्स इत्यादि का इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो एग्जांपल्स आपके पास हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और स्टोइकियोमेट्रिक रिएजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम ये एग्जांपल देख रहे हैं कि कैटेकॉल का प्रिपरेशन है और ई कोलाई का इस्तेमाल किया गया है। तो यानी सेल बेस्ड फैक्ट्रीज जिसे कहते हैं कि जो सेल है उस सिंगल सेल के अंदर ही सेल्स के अंदर ही जो रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस के द्वारा ही हम अपना प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जो सबस्ट्रेट है वो नेचुरल या रिन्यूएबल फीड स्टॉक से हम यूज़ कर सकते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म एल्गीज वगैरह या फिर हम एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो वाटर या फिर इस तरह से जो ग्रीन सॉल्वेंट है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से जो पूरा रिएक्शन हो जाता है वो ग्रीन रिएक्शन हो जाता है और इसमें सभी चीज़ों का जो है इकट्ठे कंट्रीब्यूशन है, फीड स्टॉक से लेके सॉल्वेंट से लेके कैटलिस्ट तक। तो स्टोइकियोमेट्रिक जब रिएजेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं तब काफ़ी मात्रा में साइड प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, कंपाउंड्स वेस्ट होते हैं और टॉक्सिसिटी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल वुडवर्ड रिएक्शन हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ सॉल्वेंट्स देखिए ये यूज़ किया गया है। सिल्वर का जो सॉल्ट है उसको कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया गया है, हालांकि वाटर यहाँ पर है। और ये जो C डबल बॉन्ड C है उसका हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। वुडवर्ड रिएक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टेरॉयड को बनाने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता था और ये जो सिल्वर है ना केवल ये एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक है बल्कि एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास है एप्जॉन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, इसका ऑल्टरनेटिव है। और यहाँ पर जो ऑस्मियम भी टॉक्सिक है, लेकिन ऑस्मियम जो है बहुत कम मात्रा में कैटालाइटिक अमाउंट में लिया गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ NMO एंड दिस इज़ NMO एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, तो उसके प्रेजेंस में लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर सॉल्वेंट यूज़ किया है और डाइहाइड्रोक्सिलेशन हुआ है। तो ये प्रेफर्ड रिएक्शन है जिसमें इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। वाटर का भी यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है और ये कैटालाइटिक अमाउंट में इस्तेमाल इसका यूज़ किया गया है। सो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट और कैटलिस्ट वो ग्रीन होनी चाहिए।
कैटलिस्ट रिसाइकलिंग एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट आइसोलेशन। ग्रीन प्रैक्टिस में ये भी ज़रूरी है कि जो कैटलिस्ट है वो वापस यूज़ हो सके और सॉल्वेंट हम इस तरह से यूज़ करें कि जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, दैट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट शुड बी इजीली एक्सट्रैक्टेबल, वो आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके, सेपरेट किया जा सके और प्योरीफाई किया जा सके, इस तरह का सॉल्वेंट होना चाहिए। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन है, आप देख सकते हैं कि इसको सिर्फ CO और H2 से किया गया है, जबकि हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन इतनी आसानी से, इतने सिंपल तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ ग्रीन प्रैक्टिस, ग्रीन रिएक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रोफॉर्माइलेशन ग्रीन रिएक्शन है, जहाँ पर ग्रीन कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीन रिएजेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ग्रीन सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें वेस्ट मिनिमम है। इसी तरह से यहाँ पर CX बॉन्ड है, X जो है O भी हो सकता है, NR3 भी हो सकता है और ये दो R1 और R2 अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया और किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, आप उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के अगर हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस प्रकार से होती है कि एक स्पेसिफिक जो फंक्शनल ग्रुप है केवल वही उसका ही रिएक्शन हो और दूसरों का नहीं हो। तो ये है एसिमेट्रिक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन, और आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उसमें हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ है और ये जो कार्बन है वो यहाँ एसिमेट्रिक नहीं था, sp2 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पर वो एसिमेट्रिक कार्बन हुआ है, कार्बन में चेंज हुआ है यूजिंग ऑल दिस कैटलिस्ट, ट्रांजिशन मेटल, वाटर सॉल्युबल कैटलिस्ट, पानी में घुलनशील कैटलिस्ट, जो कि काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, या फिर आप ये ग्रीन कैटलिस्ट, ग्रीन रिएजेंट्स का इस्तेमाल इसमें हुआ है। ग्रिग्नार्ड टाइप रिएक्शंस वाया कैटालाइटिक रिएक्शन ऑफ CH बॉन्ड। ये जो CH बॉन्ड है, आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट, ये ग्रीन कैटलिस्ट लिया हुआ है, बड़े आकार का कैटलिस्ट है ये, और वाटर सॉल्युबल है या फिर आयनिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसका जो 100% एटम एफिशिएंसी होती है इस रिएक्शन की, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसमें नहीं बनता है, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में जुड़ के 100% प्रोडक्ट देते हैं, इसीलिए वो इसे कहा जाता है 100% एटम एफिशिएंसी, जो कि थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अंतर आएगा, लेकिन ये एक बहुत बढ़िया ग्रीन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड टाइप रिएक्शंस को भी हम कैटलिस्ट के द्वारा और ग्रीन सॉल्वेंट्स के द्वारा अच्छे एफिशिएंसी के साथ, अच्छे ईल्ड के साथ और मिनिमम टॉक्सिसिटी के साथ, मिनिमम हैज़र्ड के साथ अंजाम दे सकते हैं और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमको आसानी से प्राप्त हो सकता है। सो नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।